हेलो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं अपने चैनल का नाम हरी क्लास रखा हूँ। आज इसे चेंज किया हूँ, तो आप लोग हरी क्लास के नाम से सर्च करिए और इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने भाई बहनों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। चलो, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का मानक है। कहने का मतलब कि हम जो ध्वनि प्रदूषण मापते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके। ए 50 से 40 औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्रों में। ये कह रहा है 50 से 40 डेसिबल, बी कह रहा है 50 से 45, 55 से 55 से 45 डेसिबल, सी कह रहा है 65 से 55 और डी 75 से 70। तो आप लोगों को बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। डेसिबल में हम ध्वनि को मापते हैं। शांत क्षेत्रों में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 50 से 40 डेसिबल होना चाहिए, वो शांत क्षेत्र माना जाता है। दूसरा है आवासीय, जहाँ पर गांव ज़्यादातर संख्या रहती है, वहाँ की ध्वनि प्रदूषण 55 से 45 डेसिबल होना चाहिए। और व्यापारिक क्षेत्रों में, जैसे शहरों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 65 से 55। और देखा जाए औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ पर कल कारखाने कंपनियाँ होती है, वहाँ पर 75 से 70 होती है। तो ये अपना इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना डी है। अगला कह रहे हैं कि भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये जान जाओ कि भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या, एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, कह सकते हैं पहला पूर्वी हिमालय पकड़ो, दूसरा पश्चिमी घाट पकड़ो। जैसे मुंबई, केरल, गोवा, ये सब पश्चिमी घाट में आते हैं। तो ये हुआ हॉट स्पॉट, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अगला है इंडो वर्मा हॉट स्पॉट, भारत में का क्षेत्र है जो इंडो वर्मा, वहाँ पर हॉट स्पॉट सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद सुंडा लैंड, ये सबसे छोटा हॉट स्पॉट के मामले में, जहाँ की जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। तो ध्यान रहे पश्चिमी घाट को मत भूलना, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ज़्यादातर पूछता है। और इंडो वर्मा और सुंडा लैंड, ये दो ठे इम्पॉर्टेंट है ये भी, पर इन दोनों को ज़्यादातर याद रखो। क्षेत्र के मामले में पूछें कि हॉट स्पॉट कहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो है इंडो वर्मा। ध्यान है 64.9%। और यदि इसको देखा जाए पूर्वी हिमालय को, ये 44% है, 44.4, और ये है करीब 55 के नियरेस्ट पश्चिमी घाट। और सुंडालैंड सबसे कम है, सबसे ज़्यादा इंडो वर्मा, दूसरे नंबर पे सुंडालैंड है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्त करता होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता को क्या बोलते हैं। अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि प्राथमिक में आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाए तो प्राथमिक में उत्पादक होते हैं, प्राथमिक में पहला उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो उत्पादक में आपका पेड़ पौधे आ जाएंगे,
प्राथमिक में जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो आ जाएंगे, द्वितीयक में जो प्राथमिक को खाते हैं वो द्वितीयक में आ जाएंगे, और जो द्वितीयक को खाते हैं वो तृतीयक में आ जाएंगे, और जो उनको नष्ट करते हैं, जो मिट्टी में मिला देते हैं, उनको अपघटक कहते हैं। तो अपघटक सबसे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जो सबको खाते हैं उनको वो खा के ख़त्म करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। इसके लिए सबसे सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता में अपघटक आएंगे आपके। ओके, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध आंदोलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था ये बताना है, या टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। जहाँ पर टिहरी बांध होगा वहीं पर यह आंदोलन भी हुआ था। ध्यान रहे कि पहले टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, बाद में उत्तराखंड जब अलग हुआ तो वह उत्तराखंड में चला गया। तो इस तरह अब टिहरी बांध उत्तराखंड का भाग हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कुछ नोट्स हैं इसके, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, उत्तराखंड में ही टिहरी बांध आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड में ही अगला वन्य जीव संरक्षण संस्थान है, ये ध्यान रहे, वन्य जीव संरक्षण संस्थान उत्तराखंड में ही है। वन्य जीव संरक्षण संस्थान उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, जो पर्यावरण के लिए वृक्षों को बचाने का इन्होंने प्रयास किया था। अगला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड में ही चलाया गया था, तो इस बात को आप लोग याद करिएगा। और जो चौथा प्रश्न है इसमें तो आपको कई चीज़ें इम्पोर्टेंट देखने को मिली है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये बताना है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ऊर्जा को अपने यूज में, अपने कार्यों में वो ग्रहण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि 1 से 5% ही परिवर्तित कर पाते हैं सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में। भोजन बनाने के लिए, अपने कार्यों के लिए वो 5% ही, 1 से 5% ही वो यूज कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, अगला कह रहे हैं भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो पूछ रहे हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था, ये बताना है। 1976, 1974, 1978 या 1992 में। तो ये 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को। आगे कुछ नोट्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। अनुच्छेद 48A के तहत हर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की देखभाल करे और उसकी संरक्षण की व्यवस्था करे। यह इसमें 48 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 51 पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 51 में यह बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य के प्रत्येक नागरिकों को दी गई है।
इसमें यह बताया गया कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। 48 में यह बताया गया है कि राज्य के बारे में बताया गया है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकती है। पर 51 में यह बताया गया कि हर नागरिक क्या क्या कर सकता है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है। अगला है कि अगला है अनुच्छेद 42 में वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है। वन्य जीव जो है, वनों में रहने वाले जो वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। तो यह 48 ध्यान रहे कि 42वां संविधान 42 अनुच्छेद 42 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और भी ध्यान में रखिए कि इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि 42वां संविधान जो संशोधन हुआ है, अनुच्छेद 42 जो हुआ है, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1976 में हुआ है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है ये बताना है। बांग्लादेश को जाना जाता है, या चीन को जाना जाता है, या भारत को जाना जाता है, या नेपाल को जाना जाता है। जम्बू द्वीप ध्यान रहे। तो ये बात ध्यान रहे कि जम्बू द्वीप, जम्मू कश्मीर ये नाम सुने हैं तो जम्बू द्वीप वहीं पर है। तो जम्बू द्वीप के नाम से भारत को ही जानते हैं। आगे बता दें भारत को और किन किन नामों से जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। भारत का नाम इंडिया, पहला इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा आर्यावर्त भी है, अगला है जम्बू द्वीप। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है भूभाग स्थल की बात कर रहा है, भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% विश्व का है। पर जनसंख्या भारत के अंदर जो इस भूभाग पे जनसंख्या रहती है वो पूरे विश्व की 17.5% रहती है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ध्यान रहे, यकृत है, स्टेपीज है, या बड़ी आंत, या फीमर। ये बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ग्रंथि यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कुछ यूपी के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। ये बताना है कि यूपी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। राजकीय पक्षी सारस है, जिसको क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। दूसरा बोल रहे हैं कि राजकीय पशु बारहसिंघा है। तीसरा बोल रहे हैं राजकीय खेल हॉकी है, क्या ये गलत है। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू भी कहते हैं पलाश को, क्या ये है, या इनमें से कोई नहीं। ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है या असत्य है। तो ये जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्रॉच ही है, सारस जिसको बोलते हैं सारस, ये सही है। दूसरा बोल रहे हैं कि राजकीय पशु बारहसिंघा है, ये भी सही है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु बारहसिंघा है, यह बारहसिंघा सर्वाधिक दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर जो लखीमपुर में है, सबसे ज़्यादा बारहसिंघा वहीं पर पाए जाते हैं। अगला बोल रहे हैं राजकीय खेल हॉकी है, ये बात सही है। यूपी का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। अगला बोल रहे हैं राजकीय पुष्प पलाश है, ये बात सही है, पलाश है राजकीय पुष्प। कुछ नोट्स है, यूपी में बारहसिंघा सर्वाधिक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। अगला कह रहे हैं टुंड्रा
टुंड्रा होता है बर्फीला क्षेत्र। टुंड्रा बायोम में पाया जाता है, मतलब टुंड्रा प्रदेशों में कौन से जानवर पाए जाते हैं ये बताना है। रेनडियर पाए जाते हैं या सील मछली पाई जाती है। रेनडियर सील मछली पाई जाती है, या झाड़ियाँ नागफनी पाई जाती है, या हाथी गैंडा जंगली सूअर पाए जाते हैं, या दरियाई घोड़ा या हिरन जंगली भैंसा या दरियाई घोड़ा, ये सब पाए जाते हैं ये बताना है। तो ध्यान रहे कि टुंड्रा बर्फीले क्षेत्रों में रेनडियर पाए जाते हैं और सील मछली, इस बात को नोट कर लेना। ठंडे प्रदेशों में ही रेनडियर पाए जाते हैं, ये तो बात सही है। और सील मछली भी ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र हो, टुंड्रा प्रदेश की बात कर रहे हैं। और झाड़ियाँ गर्म स्थल पर खुलता, झाड़ियाँ नागफनी ये गर्म स्थल पर देखने को मिलती है। हाथी गैंडा जंगली सूअर दरियाई घोड़ा। तो टुंड्रा प्रदेश के बारे में दिया गया था कि टुंड्रा बायोम में पाया जाता है, तो ये रेनडियर सील मछली ये मिलते हैं। इसे नोट कर लो आप लोग, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला है 11वां क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रहे, भारत में 1860 में चली थी पहला ऑप्शन में, दूसरा है 1853 में चली थी, तीसरा है 1851 में चली थी, या इनमें से कोई नहीं ये बताना है। तो ध्यान रहे कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो मालगाड़ी वाली चली थी, और दूसरी गाड़ी जो चली थी यात्री रेलगाड़ी वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस बात को ध्यान देना, मुंबई से ठाणे, कि ठाणे से मुंबई चली थी, मुंबई से ठाणे की तरफ आई थी। पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली थी, पहली मालगाड़ी 1851 में चली थी, जो रुड़की में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश आज के डेट में उत्तराखंड हो गया है, उत्तराखंड के रुड़की में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डीपीटी का टीका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीपीटी का टीका ध्यान रहे डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस के लिए पहला ऑप्शन है, दूसरा है टिटनेस तपेदिक पोलियो के लिए, तीसरा है पोलियो डिप्थीरिया या तपेदिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे डीपीटी डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस के लिए ही यूज किया जाता है ये टीका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, असत्य कथन की पहचान करें, ये बताना है कि कौन सा असत्य है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, बी राउर केला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, सी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल में है, डी विश्व श्रेया स्टील कारखाना कर्नाटक में है, विश्व श्रेया स्टील कारखाना कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से ये बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो ये ध्यान दीजिए कि भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है, राउर केला इस्पात संयंत्र यह भी उड़ीसा में है, यह भी सही है। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये भी पश्चिमी बंगाल में है, दुर्गा इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल में है। डी है विश्व श्रेया स्टील कारखाना, ये भी कर्नाटक में है। तो आपका ऑप्शन ई, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में असत्य कथन है। 14वां क्वेश्चन, कौन सा असत्य है जैव विविधता के संदर्भ में। समुदाय जैव विविधता का अध्ययन एक पारितंत्र में करते हैं, समुदाय जैव विविधता का अध्ययन एक पारितंत्र में करते हैं। दूसरा बी कह रहे हैं कि पारितंत्र
जैव विविधता का अध्ययन एक से अधिक पारितंत्र में करते हैं। सी कह रहे हैं प्रजातीय जैव विविधता का आधार है। डी कह रहे हैं जैव विविधता उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, उच्च अक्षांशों में जैव विविधता सर्वाधिक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर डी रहेगा, उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब निम्न अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में मतलब 90 डिग्री या 23 डिग्री या 66 डिग्री अक्षांश पे नहीं, ये उच्च अक्षांश हुआ है। निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, 10 डिग्री पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें अक्षांश कह दिया है, न कि तापमान समझना। ये अक्षांश की बात कर रहा है कि उच्च अक्षांश मतलब 66 से ऊपर कह सकते हैं, 90 कह सकते हैं अक्षांश। तो अपना 90 तक होता है, 90 उत्तर होता है, 90 दक्षिण होता है, 90 उत्तर और 90 दक्षिण। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि कभी भी जैव विविधता 90 डिग्री 90 अक्षांश पे नहीं पाई जाती है। जब भी पाई जाएगी वो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री पे सर्वाधिक, 5 इधर 5 उधर, 10 0 डिग्री, 15 0 डिग्री, 20 0 डिग्री पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें पहला करें समुदाय जैव विविधता का अध्ययन